नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। दोस्तों, संविधान का मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। मौलिक अधिकार नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को या फिर विदेशी नागरिकों को अपने हितों के संरक्षण के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी याद नहीं होता या फिर जल्दी वापस भूल जाते हैं। मैंने खुद कई बार याद किया है, लेकिन ये बिना ट्रिक्स के हम इसे जल्दी ही भूल जाते हैं। पर इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक से याद करवाऊंगा कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, ये मेरा वादा है, आप अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो यहाँ से याद करके ही निकलोगे। वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरे पूरे मौलिक अधिकार याद करके ही निकलोगे। दोस्तों, आपको कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी बता देता हूँ जो जनरली आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपके रिवाइज के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को लिया है, यानी कि यूएसए से हमारे संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं। और जब संविधान बना, अर्थात मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जोड़े गए हैं। लेकिन एक संपत्ति का मूल अधिकार जिसे बाद में हटा दिया गया, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं आपको आगे इसको विस्तार से बताऊंगा, इसको कैसे हटाया गया, कब हटाया गया, कहाँ जोड़ा गया। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, आपको पता तो होगा 6 कौन से हैं, लेकिन मैं एक बार फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ 6 कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसे पहला आपका मूल अधिकार हमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक है। छठा है संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार, जो कि 29 और 30 आर्टिकल में दिया हुआ है। और लास्ट का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और दोस्तों, ये जो सबसे नीचे मैंने लिखा है वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया, वो आर्टिकल 31 में बताया हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों, अब हम मज़ेदार ट्रिक के साथ सभी मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, मेरा वादा है आपसे, आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको जरूर ये अधिकार पूरे याद हो जाएंगे। दोस्तों, पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे संविधान में समाहित है। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 14 को, क्योंकि सबसे पहले दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है तो यही समझ लो कि अगर कानून हमें ये अधिकार देता है तो सबसे पहले कानून ही इसका पालन करेगा। तो दोस्तों, यही इसकी ट्रिक है कि कानून ने हमें बताया कि सब समान होने चाहिए, तो इसकी पालना सबसे पहले कानून ही करेगा, अर्थात कानून के सापेक्ष सब समान होंगे, कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 14 यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून के सापेक्ष, कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई कि ये सबसे पहले आता है समानता के अधिकार में आर्टिकल 14। तो सबसे पहले जो कानून हमें समानता के अधिकार देता है, सबसे पहले वही भेदभाव नहीं करेगा, उसके समक्ष ही सब समान होंगे। दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वह है आर्टिकल 15। दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारे 6 मूल अधिकार है और अब मैं लगभग 20 आर्टिकल कंप्लीट करने एक वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता मैं आपके लिए। दोस्तों, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यानी कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, आर्टिकल 15 आपने नाम सुना होगा, एक मूवी बनी थी आयुष्मान खुराना की। उसमें मैं आपको ऐसे किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें ऐसी स्टोरी थी उसकी कि उसमें किसी ब्राह्मण ने रेप कर दिया था, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया था, कि उसको छुपाया गया था। तो आर्टिकल 15 आपको इसी प्रकार याद रह सकता है मूवी के नाम से, कि भेदभाव नहीं होता जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, क्योंकि ब्राह्मण थे, उच्च जाति का था और हिंदू धर्म का था। ऐसे मतलब आर्टिकल 15 यही कहता है कि भेदभाव नहीं होगा जाति, मूल वंश, धर्म आधार पर। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों, राज्य की नौकरियों, इनमें सरकार सबको समानता देगी। दोस्तों, आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। तो आपको 17 का नाम सुनते ही, जैसे खतरा, ऐसे मतलब हम सुनते हैं कि 17 खतरा ये याद आता होगा। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि ये जो उच्च जात वाले ये होते थे, ये मतलब
नीची जात वालों को छूना खतरनाक मानते थे। तो उसको हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में हटा दिया। तो जो छूने का खतरा था वो संविधान में आर्टिकल 17 में ख़त्म कर दिया, मतलब खतरा 17। दोस्तों आई होप ये ट्रिक आपको फनी लगी होगी, लेकिन समझ में आई होगी, याद रह जाएगी। 17 खतरा यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। दोस्तों आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, यानी कि शिक्षा और सेना के अलावा कोई भी व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जैसे आर्टिकल 18 है, तो 18 यानी कि 1 और 8 के बीच में आप 108 लगा दोगे तो आपको वो याद आएगा, श्री 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 108 महाराज, ऐसे कुछ। तो वो एक प्रकार से उपाधि सी हो गई। तो दोस्तों आप इस प्रकार ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 18, तो 18 के बीच में एक जीरो लगाने पर वो आपको महाराज याद आ जाएंगे, और वो याद आता है आपको उपाधि याद आएगी, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल थे, वो मैंने कंप्लीट कराए। दोस्तों अब पढ़ते हैं अगला मौलिक अधिकार। अगला मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमारे संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19। दोस्तों आर्टिकल 19 देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अब दोस्तों इसमें 6 पॉइंट है, वो जल्दी जल्दी से रटिए कि सबसे पहले कहीं भी स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है स्वतंत्र सम्मेलन यानी मिलने की या भीड़ इकट्ठा करने की स्वतंत्रता, वो लेकिन उसमें एक शर्त है, वो निरायुध यानी बिना हथियारों के होनी चाहिए। और कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, यानी कि समूह बनाने की स्वतंत्रता। और भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। अगली हो गई कि भारत के किसी क्षेत्र में भी रहने की स्वतंत्रता, मतलब वो वहाँ पे निवास कर सकता है। और उससे अगली हो गई अपनी आजीविका के लिए व्यापार कारोबार कर सकता है। और दोस्तों ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये दोस्तों इसके आर्टिकल 19 के 6 पॉइंट आप इसे याद कीजिए कि जैसे आप किसी भारत के सरकारी किसी कानून से संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे, पहले उसके खिलाफ बोलोगे, फिर आपकी नहीं अगर कोई सुनवाई करेगा तो आप उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करोगे और कोई धरना या हड़ताल करोगे। फिर भी लोग नहीं माने तो आप एक बड़ा ग्रुप बनाओगे और सरकार के खिलाफ हो जाओगे। अगर फिर भी नहीं मानता तो आप पूरे भारत में घूमोगे, अर्थात पूरे भारत में कहीं भी निवास नहीं घूम सकते हो। फिर आप जब निवास कर रहे हो तो आपको कहीं रहना भी होगा, तो आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो। और जब आप रह लिए तो आपको कमा के खाना भी होगा, मतलब आप आजीविका के लिए कारोबार या व्यापार कर सकते हो। तो आपको आर्टिकल आई होप 19 याद हो गया होगा। अब दोस्तों हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, मतलब हम कोई अपराध कर देते हैं तो उसके लिए हमारे पास अधिकार होता है कि हम अपनी दोष को या हमने जो अपराध किया उसको साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों अपराध के लिए दोष सिद्धि को हम कैसे साबित कर सकते, इसको कैसे याद करें आर्टिकल 20 को। तो दोस्तों आपको 20वीं सदी याद आनी चाहिए। 20वीं सदी में बहुत सारे अपराध हुए थे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान के कई सारे युद्ध, भारत चीन के युद्ध, मतलब अपराध ही अपराध हुए थे 20वीं सदी में। तो दोस्तों आपको 20वीं सदी नाम सुनते ही अपराध याद आना चाहिए, और अपराध याद आते ही आपको अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि जो आर्टिकल 20 में 20वीं सदी के अपराधों के लिए मिलता है। तो आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और दोस्तों एक है कि दोषी उसी विधि से दंडित किया जाएगा जो उसके अपराध करने के समय था। जैसे दोस्तों आपने 2010 में अपराध किया कोई, और अभी 2020 चल रहा है, तो आपको 2010 में जो कानून था उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, न कि 2020 के हिसाब से। और दोस्तों इसमें अगला है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। उससे अगला है कि किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता, मतलब आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप खुद के खिलाफ ही गवाही दो या खुद के खिलाफ बयान दो। दोस्तों आर्टिकल 20 हो गया। अब आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 तो मैंने आपको 20वीं सदी की बताई कि 20वीं सदी में फुल अपराध था। तो दोस्तों आर्टिकल 21 में क्या होता है कि 21वीं सदी में हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, हमारी एक अलग प्राइवेसी है, हम जैसे रहें वैसे रह सकते हैं 21वीं सदी में। तो दोस्तों आर्टिकल 21 क्या कहता है कि हमें निजता का अधिकार है। निजता मतलब द राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, और दोस्तों इसमें भी आता है शिक्षा का अधिकार भी आता है। तो दोस्तों मैंने आपकी उसकी ट्रिक तो बता दी कि आर्टिकल 21 में, यानी कि 21वीं सदी में हम बिल्कुल अपने स्वतंत्रता के हिसाब से, राइट ऑफ प्राइवेसी के हिसाब से जी रहे हैं। तो दोस्तों अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 तो दोस्तों ये है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में।
तो दोस्तों अगर आपने कोई अपराध किया है, आर्टिकल 20 के हिसाब से आप अपराध की दोष सिद्धि कर सकते हो, लेकिन अपराध करने के बाद आर्टिकल 22 में आप अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप अपनी गिरफ्तारी के संरक्षण में बोल सकते हो। जैसे पहला पहला हो गया, गिरफ्तारी बिना कारण बताए नहीं होगी, मतलब आप उन्हें बिना कारण आप उनको बोल सकते हो कि पहले मुझे मेरा अपराध बताइए, बाद में मुझे गिरफ्तार करना। दूसरा उसमें हो गया कि आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा हो गया कि अपनी पसंद के विधिवक्ता से परामर्श लेने की स्वतंत्रता, मतलब आपके अपने पसंद के वकील से आप सलाह ले सकते हो। तो दोस्तों आर्टिकल 22 भी हो गया। 22 को आप ऐसे याद रखो कि आर्टिकल 20 में हमने अपराध किया और 21 में हमने स्वतंत्रता मिल गई, और हम 22 में अब इतनी स्वतंत्रता मिल गई कि हम पुलिस से भी सवाल पूछ सकते हैं, भाई हमें गिरफ्तार कैसे कर रहे हो, पहले हमारे कोई कारण बताओ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला अधिकार। अगला अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला आता है 23वां आर्टिकल 23। दोस्तों आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यवहार व बाल श्रम के निरोध में, मतलब किसी महिला, किसी बच्चे या फिर किसी पुरुष पर जो कि जाति के आधार पर या बाल श्रम के आधार पर उसे उसको उसका शोषण नहीं किया जा सकता, उसके साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता, जैसे बंधुआ मजदूरी या फिर कोई नौकरशाही, इस प्रथा को ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 23 तो हो गया, इसको ऐसे याद कर लेना आप तो। और आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को आप अपने उद्योगों में, आप अपने कारखानों में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते या काम करवा नहीं सकते, इसके लिए बाध्यता है। तो दोस्तों आर्टिकल 24 को आप कैसे याद करोगे, 14 साल के बच्चे, तो 14 में 1 और 4 है और 24 में 2 और 4 है, तो दोनों के लास्ट में जो डिजिट है वो 4 है, सेम हो गई। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 14 साल से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अधिकार है, वो है आर्टिकल 24 में। दोस्तों अगला हमारा अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें है आर्टिकल नंबर 25। दोस्तों ये क्या कहता है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, यह आपको पूरी तरह स्वतंत्रता है। दोस्तों आर्टिकल 25 से आपको स्वतंत्रता मिल गई। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब दोस्तों आप जिस किसी धर्म को मानने वाले हो या आप सबको मान सकते हो, तो आप आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप जिस धर्म को मानते हो उसके धार्मिक कार्यों का आप आराम से प्रबंध कर सकते हो, आपके कोई रोक टोक नहीं होगी। दोस्तों अगला आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब दोस्तों इसकी लैंग्वेज टफ है लेकिन समझिए बहुत ईजी है। मतलब कि कोई राज्य या केंद्र सरकार जो जनता से लिए गए कर के पैसे हैं उनसे मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर नहीं बनवा सकते, वो कोई ट्रस्ट बनवा के उनके लिए जो पैसे आएंगे डोनेशन से या वैसे उन्हीं से बनवा सकते हैं, उनके लिए एक अलग कानून बन के बनवा सकते हैं, लेकिन जनता के करों के पैसे से मंदिर या मस्जिद के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब दोस्तों इसमें आप ऐसे समझिए कि राज्य सरकार है, राज्य सरकार या फिर जो सरकार के वित्त से पोषित या सरकार के पैसों से जो स्कूलें बनी है, यानी कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धार्मिक शिक्षा का प्रचार नहीं किया जा सकता, किसी भी धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई अपने निजी तौर से कोई विद्यालय या संस्थान खोलता है तो उसमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से पढ़ा सकता है। जैसे मुसलमानों के मदरसे होते हैं, हिंदुओं की अपनी स्कूलें होती है विद्या भारती की, ऐसे अलग अलग आप अपने प्राइवेट स्कूलों में धार्मिक स्वतंत्रता के पाठ पढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगला आपका अधिकार आता है स्वतंत्र संस्कृति व शिक्षा के संरक्षण में अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 29 है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब जो माइनॉरिटीज़ है हमारे भारत में उनका हितों का संरक्षण, कि उनको एक अलग से राइट्स दिए जाएंगे, उनको ऊपर आने के लिए उनको किसी भी प्रकार उनकी संस्कृति को नष्ट होने नहीं दिया जाएगा, उनको एक अलग प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। तो दोस्तों ये आर्टिकल 29 जैसा ही है, इसमें भी माइनॉरिटीज़ के लोग अपनी धर्म से जुड़े या अपनी मजहब से जुड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन कर सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 30। दोस्तों अब आता है आर्टिकल 31। दोस्तों ये जो संपत्ति का विशेष मूल अधिकार इसमें दिया गया था, लेकिन वो बाद में हटा दिया गया। दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार
44वें संविधान संशोधन को में 1978 में ठाया गया था और इसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकारों में जोड़ दिया गया। तो इसको अब मूल अधिकार नहीं मानते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी मूल अधिकार जो अभी तक हमने पढ़े सभी की ये अधिकार सभी की रक्षा करता है। मतलब अगर हमें लगे कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या खंडन हो रहा है तो हम इस अनुच्छेद के तहत शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूं। धन्यवाद।